नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग झारखंड सीजीएल का जो पेपर 2 है, पेपर 2 से आने वाला जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज शिवांगन पब्लिकेशन का 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। 5 से लेकर 10 तक एक ही वीडियो में कर लेंगे, 5 से लेकर 8 तक हम लोग एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 5। उसके पहला सवाल कह रहा है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के जनक हैं, तो वो कौन है? ब्लूमफील्ड संसार के प्रमुख भाषा परिवार भौगोलिक दृष्टि से कितने खंडों में विभक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 4। कितने? 4 में। तो अगला सवाल देखिए, 3rd नंबर का। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। 4था नंबर। भाषा का प्राचीनतम रूप निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है मौखिक रूप। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो वो है स्वनिम विज्ञान। अगला सवाल, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद्य से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वो होता है वाक्य विज्ञान। क्या होता है? वाक्य विज्ञान। 7 का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों की उनकी प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग चलिए सुमेलित करते हैं। जब सुमेलित करेंगे तो हम लोग का आंसर ये वाला मिलेगा। मतलब धातु सिद्धांत जो है वो हेज से है। धातु सिद्धांत का संबंध हेज से है। और यो हे हो सिद्धांत नव्यायर से है। और इंगित सिद्धांत राय से है। और संपर्क सिद्धांत रेवेज से है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भाषा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो वो कथन गलत है। भाषा का संबंध समाज से नहीं है, जबकि भाषा का संबंध समाज से होता है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा सतत विकासशील है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी है? तो अर्जित संपत्ति है। सामान्यतः आर्य भाषा के कितने वर्ग हैं? तो 2 वर्ग हैं। 10 नंबर। कौन सी शाखा भारत ईरानी आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो अंग्रेजी नहीं आती है। बाकी ईरानी भारतीय और दरद ये भारत ईरानी आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। 11 नंबर। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद किस आर्य भाषा शाखा में प्राप्त होता है? तो भारतीय आर्य भाषा शाखा में। इनमें से कहाँ भारूपीय परिवार है? तो सूडान में। प्राचीन भारत आर्य भाषा का अस्तित्व का काल माना जाता है? तो वो माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा नहीं आती है? तो वो है संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास काल बताएं। तो वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। रामधारी सिद्दीनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया है पद्म भूषण। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो वो है बिहार। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो वो भाषा है मैथिली। डैश को उग्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पांडे बेचन सरमाध। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? तब वो हैं श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? तो प्रेमचंद। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद। भ्रमर गीत की रचयिता हैं? तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। ईदगाह एक कहानी है के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेमचंद्र हैं। साखी के रचयिता कौन हैं? तो कबीर दास हैं। साखी के रचयिता कौन हैं? तो कबीर दास हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो कबीर दास हैं। 28 नंबर।
कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो है कबीर दास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। तो वो है मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो वो है अमीर खुसरो। 32 नंबर, बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने जो लिखे दोहे लिखे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन सा प्रबंध काव्य है? तो वो है रामचरितमानस। निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है नामवर सिंह को। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो वो है आदिकाल की रचना। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो वो लिखा है आलोचना। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो वो हैं सुदामा पांडे धूमिल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग व शमानी। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं। तो वो कौन है? तो रैदास हैं। तो वो कौन है? रैदास। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तीन जैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो वो हैं तुलसीदास। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। तो वो हैं प्रेमचंद। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल। 43, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तब वो किया है राम का। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तब वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तब वो है तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तब वो है अमृतलाल नागर है। कलम के सिपाही क्या है? तब वो है जीवनी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है? तब वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो बंग महिला। 51 नंबर क्वेश्चन। खरी बोली ने सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो वो कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो वो लेखक हैं मैला आंचल के। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की कृति है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो पुकारा जाता है संत कवि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्वयंभू को। अब देखिए 56 नंबर, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो था बिहारी। दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है? तो वो किया है रेणुका। 60 नंबर, कहा द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तब वो हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं। बाकी श्याम सुंदर दास, श्री नारायण चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी और श्याम सुंदर दास ये रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो वो नहीं है सिंदूर की होली। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो वो किया जाता है गद्य काल से। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? तो वो नाम है अज्ञेय। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो वो हैं प्रेमाख्याना काव्यधारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो वो है जय पराजय नहीं है। बाकी रंगभूमि है, कायाकल्प है, प्रेमाश्रम है। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो वो श्रेष्ठ है सूरदास। उर्वशी के रचनाकार हैं? तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या कहा है? तो वो कहा है वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। 73 नंबर कह रहा है कि बोर गाथा काल का कवि नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो नामवेद नहीं है, नामदेव नहीं है। बाकी बोर गाथा काल का कवि हैं चंद बरदाई, जगनिक और मधुकर। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। ध्रुव स्वामी किसकी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ध्रुव स्वामी नाटक में नारी पात्र है, तो वो है मंदाकिनी, ध्रुव स्वामी और कोमा। ध्रुव स्वामी नाटक का पुरुष पात्र है, तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त और मिहिर देव। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? तो वो दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि किसे कहा जाता है? तो अनुस्वार को। दोहे और रोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो वो बनता है कुंडलिया। व फ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो वो हैं दंतोष्ठे। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो वो है भाषा। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो वो है ये सभी, पावर्ग, कावर्ग और तवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है। का कौन सा व्यंजन है? क जो है कौन सा व्यंजन है? तो कंठ व्यंजन है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कंठ। 87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ता नहीं है, बाकी पा फा मा ये ओष्ठ हैं, बाकी ता ओष्ठ नहीं है। फिर निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है? ओष्ठ इस बार पूछ रहा है कि कौन है? तो वो है ब। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? तो मूर्धन्य की बात पूछे तो टा मूर्धन्य है। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? तो शा मूर्धन्य है। शा तलब्बी सा मुधन सा इसको बोलते हैं है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो वो है खा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो फिर से पूछ रहा है महाप्राण, तो था महाप्राण है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है तो विशेषण से। वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, तो वो हुआ है जातिवाचक संज्ञा। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए, तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए, तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए, तो वो है भाववाचक संज्ञा। ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए, तो ऊंचाई शब्द में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो वो है अशोक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन, शशय, मित्रता, अनपन, लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो वो है भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से दोस्तों मॉडल सेट 5 खत्म हो गया। अब हम लोग छठे की तरफ बढ़ेंगे और फिर छठा, सतमा इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए छठे की तरफ हम लोग बढ़ें। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है अपभ्रंश से। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वो है वैदिक संस्कृत। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो वो किया है 5। कितने भागों में किया है? 5। वैदिक भाषा में मूल ध्वनियाँ कितनी थी? तो वो थी 52, 13 गो जिसमें स्वर है और 39 गो व्यंजन। 5 नंबर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 52, 13 स्वर और 39 व्यंजन। वैदिक संस्कृत में स्वर ध्वनियाँ कितनी हैं? तो 13। वैदिक संस्कृत में धातु में कितने रूप मिलते हैं? 10। संस्कृत में सीधा संबंध किस भाषा का है? तो वो है प्राकृत। प्रथम प्राकृत के अंतर्गत निम्न में कौन है? तो पाली है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कह रहा है कि द्वितीय प्राकृत में नहीं आता है। तो द्वितीय प्राकृत में कौन नहीं आता है? तो अपभ्रंश नहीं आता है। बाकी महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत और सौरसेनी प्राकृत ये आता है, अपभ्रंश नहीं आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द है गोधूम। दिनकर जी की मृत्यु
कब हुई थी? तो दिनकर जी की मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो वो अढ़ा ढा व्यंजन अपभ्रंश में व्यंजन नहीं है। अढ़ा और ढा ये व्यंजन नहीं है। बाकी टा ठा ज्ञात्रा और रासा ये सब व्यंजन हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी 8। कितना? 8 थी। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। अपभ्रंश व्याकरण शब्दानुसार के रचनाकार हैं। तो वो कौन है? हेमचंद्र। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो चंद बरदाई। कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा जो थी सधु ककरी थी। सधु ककरी थी। सखी वे मुझसे कह करे कर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तब वो कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तब वो कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तब वो हैं महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता हैं। तब वो हैं सुविंद्रानंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, चलो चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता हैं। तो वो हैं भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो वो लिखी राजेंद्र प्रसाद ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? तो वो है यशोधरा। यशोधरा। ध्रुव स्वामिनी का मूल संदेश क्या है? तब वो मूल संदेश जो है प्रेम भावना का विस्तार करना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी में कितने गीत गाए गए हैं? तब वो गुप्त वंश का गीत गाया गया और सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। 29 नंबर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी में क्या उचित ठहराया है? तब वो उचित ठहराया पुनर्विवाह को। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? तो वो हैं चंद बरदाई। भारतीय नाटक के जनक कौन थे? तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत का पहला कवि कौन है? तो वो है वाल्मीकि। आदिकाल की भाषा कौन सी है? तो वो है डिंगल। डिंगल। आदिकाल के नामाकरण से संबंधित कौन सा सुमिलित है? तो वो है ये दोनों ही सुमिलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल से। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल से। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल से। वीरगाथा काल के चारण काल क्यों कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इस युग में चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में बहुतायत रचनाएं की। इस युग में चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में बहुतायत रचनाएं की। ध्रुव स्वामिनी नाटक का विषय है। तो वो क्या विषय है? स्त्री के अधिकारों की समस्या, राजा प्रजा संबंधों की समस्या। राजा प्रजा संबंधों की समस्या ध्रुव स्वामिनी नाटक की विशेषता है। ये दोनों ही विशेषता है। समस्याओं को प्रस्तुत करने के यथार्थपूर्वक और बौद्धिक तरीकों का प्रयोग भाषा में व्यंग वक्रोक्ति और तर्क की प्रधानता है। ध्रुव स्वामिनी की भाषा क्या है? तो वो है संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली। संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो वो है छ त्र ज्ञ श्रय। छ त्र ज्ञ श्रय। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है? तो वो है या। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक के हैं? तो कौन सा वर्ण नासिक के हैं? तो वो हैं माँ। माँ। चा छा जा झा इया ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है तालव्य। टा ठा डा ढा न ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मूर्धन्य। 45 नंबर चा छा जा झा ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्पर्श संघर्षी। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं का और गा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देशज कहा जाता है। देशज। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो वो है चा छा जा झा। यह तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि। व्यंजन कुल कितने हैं? तो वो हैं 33। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो जा घोष वर्ण है। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं
ग और घ। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण कितने हैं? तो वो मूल स्वर्ण हैं 4। जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो वो औरत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी महाभारत, यमुना, पटना ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो घड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी लोहा, तेल, दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह पानी तो सबका है, बाग में यह क्या है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वो है मिठाई, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी लड़ाई, उतराई, चतुराई ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए, तो वो कौन है? तो लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो वो है ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी गाय, आम, मोहारी नहीं है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस स्थान पर होता है? तो संज्ञा के स्थान पर होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? तो वो हैं 3। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो वो है मैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है पुनरुक्ति दोष दूर करने में, पुनरुक्तिक दोष दूर करने में। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो वो हैं 11। सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं होता है? तो वो है संबोधन कारक नहीं होता है, बाकी अधिकरण कर्ता संबंध होता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो वो होता है दोनों में, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर परमात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला गीतिका। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या है? तो कुंडलिया। दोहा का लक्षण बताइए। दोहा का लक्षण है 24 मात्राएं, 13-11 परियति। काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? तो वो कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, किसको माना है? तो जन साधारण का जनजीवन और प्रकृति को। प्लेटो शब्द का अर्थ होता है, तो वो होता है चौड़ा चपटा। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यह वाक्य कहाँ पर अंकित था? तो वो है प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर। 74 नंबर कह रहा मैगजीन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पत्रिका। क्रिएशन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? सृजन। कमेंटेटर को हिंदी में शब्द में क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समालोचक। गोदान उपन्यास में झुनिया किसकी पुत्री है? तो भोला की पुत्री है। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? तो हीरा दे देता है, हीरा। 79 प्रेमचंद की किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोदान को। 80 जब जब धर्म की हानि हुई है तो राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो वो कथन है पंडितों का। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार थे? तो वो थे राज पारसंगा के। किसने दादाजी महारानी चंपावती की एस्टेट के सिपाही थे? तो वो थे विश्वनाथ प्रसाद। मैला आंचल में यादव दल के मुखिया कौन थे? तो वो थे खेलावन यादव। मैला आंचल में किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता था? तो यह यादव टोली। श्रीलाल शुक्ल को उत्तर प्रदेश में कौन सी सेवा के लिए चुने गए थे? तो वो चुने गए थे सिविल सेवा के लिए। 86 राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमिका थी? तो वो थी बद्री पहलवान की। राग दरबारी उपन्यास में राजनीति का अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बन गया था? तो कॉलेज। मधुआ कहानी में शराब न पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? तो शराबी को। चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा, यह कथन मधुआ कहानी में किसका है? तो है शराबी का। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? तो है इरावती। कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, मधुआ कहानी में यह किसने कहा? तो वो यह कहा था मधुआ ने। मधुआ कहानी के लेखक हैं तो वो हैं जयशंकर प्रसाद।
प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार का था? तो सुंधानी साहू परिवार का। ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य है, तो वो सत्य कौन है? तो उपरोक्त सभी। इस कहानी के पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। यह कहानी दलित जीवन को आधार बनाकर रखी गई है। वह अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस करती है। वह कौन है? तो गंगी। 96 किन्नरी बालाएं के लिए भांति भांति उपहार लाती है राजकन्या। 97 नंबर क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया? तो वो है 1। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष है क्या है? तो 1933। ललित कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत हैं? तो वो हैं वार्डन। क्या मैं खुसड़ बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से लिए जा रही हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन लतिका का है। मॉडल सेट 6 भी खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग मॉडल सेट 7 को। तो आइए उसको भी अब जल्दी से खत्म करें। बघेली एवं अवधी बोली का संबंध किस भाषा से है? तब वो है पूर्वी हिंदी से। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो वो है बिहारी नहीं है। बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का भाग है। थर्ड का देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो ये प्राच्य वर्ग में आती है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो माना जाता है सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली और ब्रज भाषा का संबंध किस उपभाषा से है? तो पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? तो 5 बोली आती है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है? तो वो है छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो वो है अवधी। कौन है? अवधी। संस्कृत में के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो तत्सम कहलाते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित। 11 हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है दोहा कोश। दोहा कोश। हिंदी का विकास माना जाता है सौरसेनी अपभ्रंश से। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र है। तो अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र है कोसल। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 18 है। 18। हिंदी तर भाषी राज्य नहीं है, तो वो है महाराष्ट्र। ग्रियर्सन ने हिंदी प्रदेश की भाषाओं का प्रथम वर्गीकरण कब किया? तो वो किया 1920 में। 1920 में। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप। किसका कथन है कि हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है? तो वो कथन है ग्रियर्सन का। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 19वीं शताब्दी का। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई है? तो वो विजय हुई है पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी की संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक थे, तो वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले टकसाली होता था? तो वो होता था किस भाषा में? तो वो होता था मानक भाषा में। किस कवि की पंक्तियां हैं? जामै रस कछु होत है, पढ़ता ही सब कोई, होय मह बात अनूठी चाहिए, भाषा कोई। तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मुगल काल में हिंदी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा? तो वो पड़ा है फारसी का। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किस भाषा का शब्द हिंदी में नहीं आया? तो वो नहीं आया अरबी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ है शौरसेनी से। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं श, तलबिसा और मूर्धन्य। छ झ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो वो हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो वो आएगा कांच। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या है, तो वो है 2।
ओ का उच्चारण होता है, तब वो होता है कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, तो वो होता है भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताइए। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वो हो जाएगा इसका सही जवाब व्यक्तिवाचक। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, इसमें से कौन सी संज्ञा है, तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा है। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, इसमें संज्ञा क्या है, तो इसमें संज्ञा जातिवाचक है। सोहन किसी की बुराई नहीं करता, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक है। पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, इसमें संज्ञा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, इसमें संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक। ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल संदेश क्या है, तो राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश दिया है। 44 नंबर। ध्रुव स्वामिनी की विधा क्या है, तो वो है नाटक। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए, तो वो दिया सिगरेट लाने के लिए। 46 नंबर। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था, तो वो खान मार्केट में। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक किस वजह से सब यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो वो है सर्दी की वजह से। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार सब के पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे हैं। 7वां आदमी कौन है, तो वो 7वां आदमी जो है लेखक खुद है। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक का दीवान चंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान थी, तो वो था लड़के से। वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे, तो रेलवे में नौकरी करते थे। किस चीज़ में, रेलवे में। वापसी कहानी में गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं, तो वो हैं 4 बच्चे हैं। वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे, तो वो रानीपुर रेलवे स्टेशन पे। वापसी कहानी में गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे, तो वो थे 3। वापसी कहानी में गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई, तो वो लगा दी गई है दोस्तों, लगा दी गई थी बैठकी में। कहाँ, बैठकी में लगा दी गई थी, बैठकी में। वापसी कहानी में गजाधर बाबू किसकी उपेक्षा के पात्र बने थे, तो वो बने थे परिवार के। उष्मा प्रिय बंदा की कहानी वापसी किस पर आधारित है, तो वो आधारित है पारिवारिक समस्याओं पर। यशपाल का जन्म कब हुआ है, तो वो हुआ है 1903 ईस्वी में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ है, तब वो हुआ है फिरोजपुर छावनी में। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की, तब वो ग्रहण की कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तब वो ग्रहण की लाहौर के नेशनल कॉलेज से। दीर्घ स्वर है, तो आ ई उ ए। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ, तो भगत सिंह तथा सुखदेव से। मिस पाल कहाँ रहती थी, तो वो रहती थी कुल्लू। बस द्वारा रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी, तब वो बात कर रही थी पोस्ट मास्टर से। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली। यह किसका कथन है, तो यह जो कथन है रंजीत का है। मिस पाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था, तो वो जा रहा था कुल्लू। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, तो वो हुआ है 1850 को। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है, तब वो जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। परिंदे की नायिका लतिका ह्यूवर्ट से प्रेम करती थी। बंदियू गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उपरोक्त पद में कौन सा छंद है, तो वो छंद है सोरठा। बरवै छंद का लक्षण है, तो वो लक्षण है 19 मात्राएं 12 से 7 पर यति। छात्रावास के नौकर का क्या नाम है, परिंदे कहानी में क्या नाम है, तो करीमुद्दीन। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो वो अशुद्ध प्रयोग जो हुआ है वो है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें अशुद्ध प्रयोग है। आपको यह काम करना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो निश्चय वाचक है।
अगला सवाल 75 नंबर का रहा है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। इस वाक्य में आप हैं, तो क्या हैं आप? तो आप हैं मध्यम पुरुष। जो आया है सो जाएगा, इसके सर्वनाम हैं, तो इसके सर्वनाम हैं संबंधवाचक। भारतेंदु युग का काल था, तो भारतेंदु युग का काल है 1869 से 1900। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है, भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है दोस्तों? तो वो है खरी बोली हिंदी। सच है वरिता जब भागती है, जब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कथन किस चरित्र का है? तो वो चरित्र है मंदाकिनी। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के विद्रोही रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिलती है? तो वो है रामगुप्त को। ध्रुव स्वामी में यह कथन किसका है? पुरुषों ने स्थिति को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ है नहीं चल सकता। तो ध्रुव स्वामी का सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? तो वो मांगता है ध्रुव स्वामी को। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई? तो वो की गई 1932 में। ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है पुरोहित। पुरोहित आधे अधूरे नाटक किनकी रचना है? तो मोहन राकेश की। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? तो वो था मदन गोपाल राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो वो हुआ 1925 के अमृतसर में। निम्न में से किसे लघु निबंध की संज्ञा भी दी जाती है? तो वो दी जाती है पल्लवन को। निम्न में कौन सी उक्ति का पल्लवन किया जा सकता है? तो वो है वह कल आ रहा है। भावार्थ और पल्लवन में क्या अंतर है? तो वो है भावार्थ में भाव विस्तार की सीमा होती है, पल्लवन में नहीं होती है। पल्लवन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रसिद्ध वाक्य का, लोकोक्ति का और सूक्ति का। लोकोक्ति का और सूक्ति का। पल्लवन में वाक्य संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए छोटे वाक्य की। छोटे वाक्य की। 93 नंबर किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है? तो वो की है रविंद्र। मैला आंचल में कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है? तब वो देता है मंगल जी। मैला आंचल में मेला में लाल काहराम में किसके नाम का बांटा गया था? तो वो चलितर कर्मकार। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी। तब वो है लू लगने से। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन हैं, तब वो हैं ज और फ। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो है या में। बाकी घ में, च में, सा में, तलव्य स में व्यंजन है तालव्य व्यंजन। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो वो है बर्तस और नासिका। बर्तस और नासिका व्यंजन न में। कुछ आलोचकों ने गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य गांव कहा है, तो वो कहा है कृषि का। अब आखिरी मॉडल सेट इस वीडियो का देखते हैं, जो कि मॉडल सेट संख्या 8 है। तो उपनागर कहाँ की बोली थी? उपनागर कहाँ की बोली थी? तो राजस्थान की। मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से किसे सिंधु देशोदह कहा है? तब वो कहा है बड़ाचार्य को। प्राकृतिनुशासन में अपभ्रंश के कुछ रूपों जैसे वैदर्भी, लाटी, उडरी, ककई, गौड़ी, बड़ाचर आदि का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के लेखक हैं, तो इस ग्रंथ के लेखक हैं पुरुषोत्तम देव। अपभ्रंश के भेद पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक विद्वानों में सर्वप्रथम हैं, तो सर्वप्रथम है याकोबी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी नामक अपभ्रंश के 4 भेदों का उल्लेख किसने किया है? तो वो किया है डॉक्टर याकोबी। हिस्टोरिका ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक हैं, तब वो हैं डॉक्टर तगारे। 7वां अपभ्रंश का स्वर्णकाल है 7वीं सदी से 11वीं सदी तक। 7वीं सदी से 11वीं सदी तक। स्वयंभू ने अपनी रामायण पठम चरिठ में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो किया है अवहथ। 1854 में समाचार सुधा वर्षन नाम का दैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो वो प्रकाशन हुआ था, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन हुआ था कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो कलकत्ता से।
निम्नलिखित में से किसने उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहा है? तो वो कहा है नवीन चंद्र राय ने। नवीन चंद्र राय ने। निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो वो रचा गया है कठिन सिपाही द्रोह अनल जा गलबल नासी, बिनु भय सिर न हिलाए सकत कहूँ भारतवासी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस सारे के सारे कथन सही हैं। तो पहला, देशभक्ति उनके साहित्य का मूल स्वर है। देशभक्ति इनके साहित्य का मूल स्वर है। इन्होंने पाया कि भारतीयों की दुर्दशा के मूल कारण आर्थिक शोषण और धन का दोहन है। समाज सुधार भारतेंदु की रचना का अहम केंद्र रहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यह किसने कहा कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है? तो वो कहा है रामविलास शर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे के सारे कथन सत्य हैं। हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं में देश प्रेम और त्याग की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। द्विवेदी जी की उत्थान और हिंदी में साहित्य का निर्माण करना था। द्विवेदी जी का उत्थान और हिंदी में साहित्य का निर्माण करना था। 16 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 में। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ होगी, तब वो होगा अंग्रेजी में। संविधान के राजभाषागत अनुच्छेदों में प्रथम संशोधन में जोड़े गए, तो वो जोड़ा गया अनुच्छेद संख्या 350 के साथ। 350 का और 350 खा जोड़ा गया। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 348 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है, तब वो हुआ है 350 अनुच्छेद में। 350 में संविधान के अनुच्छेद 350 का में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो 350 अनुच्छेद में हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति विशेष अधिकारी का कर्तव्य है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें। अगला सवाल कह रहा है कि अष्टम अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित कर लेने पर 1969 में कुल भाषाओं की संख्या हो गई थी, तब वो है 15। हिंदी अधिकारी के कार्यों में सम्मिलित हैं, तब वो हैं टिप्पणी आदि का अनुवाद और दैनंदिन कार्यों में अस्थायी प्रकृति के नियमावली तथा मैनुअल आदि का अनुवाद कौन करता है? तो वो करता है उपयुक्त सभी, यानी शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर पर सीख सकते हैं। अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारी प्रबोध स्तर तक की हिंदी स्वयं सीख सकते हैं। द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हरियाणी में। निम्नलिखित में से किसने IIT के सहयोग से कंप्यूटर द्वारा हिंदी शिक्षण योजना आरंभ की है? तो वो आरंभ की है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास हिंदी भाषा के माध्यम में डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मांगरू को खड़ी बोली की ही एक उपबोली किसे माना है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। का बोली का नामकरण किस गांव के आधार पर हुआ है? तो वो हुआ है कांष्ठा। निम्नलिखित में से किस बोली का साहित्यिक रूप नहीं है? तो वो है हरियाणी। ब्रज और कन्नौजी की सहोदरा है, तो वो है बुंदेली। हमीरपुर चरखारी तथा जालौन में बोली जाती है, तो वो बोली जाती है लोंधाती। बनाफरी बोली व्याहत होती है, तो वो होती है
हमीरपुर के कुछ भाग में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण की मिश्रित बोलियों में सम्मिलित नहीं है? पवारी। निम्नलिखित में से किसका साहित्य दक्षिणी बोली में नहीं है? तो वो है रसखान। निम्नलिखित में से कौन सी बोली दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट है? तो वो है कौरवी। दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो है दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी संतों द्वारा लिखा गया है। मूला बजही कृत सब रस में है, तो वो है ललित गद्य में। लड़िका ने चलो गवो वाक्य किस बोली का है? तो वो है कनौजी। या प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है कनौजी में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? तो वो है ना के स्थान पर ना का प्रयोग। 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सारे के सारे कथन ही सही है। जिप्सी झारखंड में छिटपुट बोली जाने वाली बोली है। जिप्सी नट, मलाट और गुलगुलिया जातियों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला झारखंड राज्य की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। देश में जनजातीय भाषाओं के उत्थान के लिए निम्न में कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो सभी जनजातीय भाषाओं के उत्थान के लिए शोध संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। जनजातीय भाषाओं के उत्थान के लिए शोध संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। सोशल साइटों पर भाषा का प्रचार करके स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में जनजातीय भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। निम्न में से सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिएगा तो हो जाएगा अंगिका प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वयं समझी जाने वाली भाषा है। अंगिका प्राचीन मैथिली का वर्तमान स्वयं समझी जाने वाली भाषा है। ओलचिकी लेखक के जनक हैं। ओलचिकी लेखक के जनक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। जेसी ह्यूटली हैं, आरसी मुंडा है और डोमन साहू है। जेसी ह्यूटली, आरसी मुंडा और डोमन साहू। 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से जो कथन सही है वो कौन है? तो दोनों ही कथन सही है कि भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। भाषा के आधार पर झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों को कितनी वर्गों में? तो 3 वर्गों में बांटा जाता है। संथाली भाषा को होर रोड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में सही कथन को चुने। तो झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक साहित्य कुडुखू में मिलता है। झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे अधिक साहित्य कुडुखू में मिलता है। अभी कॉमन नंबर का देखिए। छंद विचार के रचयिता हैं चिंतामणि। ललित ललाम के रचयिता हैं, तब वो कौन है? मतीराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल का समय क्या मानते हैं? तो वो मानते हैं संवत 1050 से 1375। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो वो हैं महेश दत्त शुक्ल। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो वो कहा है चारण काल। आदिकाल के आरंभिक काल किसने कहा है? तो वो कहा है मिस्र बंधु ने। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो वो कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल को। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तब वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल सांकृत्यान ने आदिकाल को क्या कहा है? तब वो कहा है सिद्धा सामंत काल। 60 नंबर कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तब वो माना जाता है अमीर खुसरो को। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो वो नाम दिया है देश भाषा। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? तो वो समय है 69। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो वो रचना की है अमीर खुसरो ने। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया गया है? तो वो किया गया है उपयुक्त तीनों। श्रृंगार प्रेम वात्सल्य किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द चुने?
तब वो चुनने कह रहा था अमर अजर, अमर अजर। अजर प्रेम का पीर भक्ति काल काल के किस धारा में के कवियों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी। श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया है? तो वो दिया है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। भक्ति का विकास अचानक बिजली के चमक के समान हुआ, कथन किसका है? तो वो कथन है ग्रियर्सन का। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है, कथन किसका है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसे ही होता जैसे कि आज है। पंक्ति किस रचनाकार की है? तब वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तब वो कहा गया है जायसी का, जायसी का। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किसकी है? तो वो है गुलाब राय की। कबीर को बानी का डिक्टेटर किसने कहा है? तब वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। दशरथ सूत्र तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति किसकी है? तो वो पंक्ति है कबीरदास की। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तब वो था वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तब वो जाना जाता है आधुनिक युग का कबीर से। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। 80 नंबर देखिए क्वेश्चन। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक जो शब्द है तत्सम शब्द है। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं छा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो वो वाक्य है निषेधवाचक वाक्य है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो वो है करण तत्पुरुष। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 ये किसने लिखा है? तो वो लिखा है जे फिलिप्स ने, जे फिलिप्स ने। ये संथाली इंग्लिश डिक्शनरी 1899 किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए कैंपबेल के द्वारा। किस भाषा का साहित्य विकासशील अवस्था में है? तब वो है पंच परगनिया। संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो वो हैं डोमन साहू समीर। किस भाषा का साहित्य खरोष्ठी लिपि से संबंधित है? तो वो है खोरठा, खोरठा। हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का शुभारंभ हुआ, तो वो हुआ आधुनिक काल में। मेघदूत रचना किस भाषा के साहित्य से संबंधित है? तो वो है खोरठा। किसे बैजू बाबा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वैद्यनाम पोदार। इनमें से कौन सा झारखंड के प्रमुख नाटककार हैं? तो वो हैं इनमें से सभी द्वारिका प्रसाद, अशोक कुमार, सिद्धनाथ कुमार। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राजपुतानी शान को। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है ग्रह का फेर। किसे अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियाँ लिखी है? तो वो लिखी है शिवनंदन शर्मा। झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है वैद्यनाथ पोद्दार को। अब 100 नंबर प्रश्न देखिए। झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण को। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट एक ही में समाप्त हो गया। इस वीडियो में हम लोग ने 5, 6, 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो 2 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके होंगे। अब आने वाले टाइम पे टोटल 22 प्रैक्टिस सेट और आ गए हिंदी में, जो मैं कर दूंगा बहुत ही जल्द। तब तक आप लोग पढ़िए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। हम मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।